फ्रेंड्स, आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं एमसीडी इलेक्शन के। कल गुजरात और हिमाचल के भी आने वाले हैं और दिल्ली में तो बीजेपी चूक गई। Narrowly, it could easily have won it, but it has messed up this election, good and proper. और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं आमिर जैदी और संदीप देव जी। You're familiar with both these faces. Both are very active on social media और इनकी YouTube channels दोनों अपनी बहुत लाजवाब चलाते हैं। वेलकम अम्बर और वेलकम संदीप भैया। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। तो अब शुरू करते हैं। अम्बर, आपसे मैं पहला सवाल पूछूंगी जी। ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोटर ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है कंसोलिडेटेड वोट बैंक के रूप में आम आदमी पार्टी को जिताने में। क्या आपका भी यही असेसमेंट है? एंड इफ सो, प्लीज एक्सप्लेन द डायनामिक्स। जी बिल्कुल, मधुकेश्वर जी, आपने बहुत अहम सवाल किया। और जो चुनावी नतीजे रहे और वोटर टर्नआउट का पूरा स्टेटिस्टिक्स पे हम बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सच है। ये बात कही जाती है कि जैसे कि हम जब भी चुनाव पे चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई अब कहाँ चुनाव मुद्दों पर होता है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी की बात करें और खास तौर से उन एरियाज में जो कि रूरल एरियाज हैं या फिर वो मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड एरियाज, वहां पर वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा परसेंटेज रहा है, 65 प्लस रहा है। और वहां पर बहुत अहम रोल निभाया है उनके वोटर्स ने, चाहे वो हम रूरल एरियाज में, चाहे जो अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं, इस तरह की कॉलोनीज हैं, झुग्गी झोपड़ी की बात करें, जिनके लिए फ्री बिजली का पानी या फिर इस तरह की जो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं, उन्होंने अपने मुद्दों पर वोट किया है। और साथ ही साथ मुस्लिम जो भी वोटर रहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छी मात्रा में वोट दिए हैं। लेकिन उसके ही विरुद्ध अगर हम बात करते हैं, जितनी भी अपलिफ्टेड कॉलोनीज हैं उनमें वोटर टर्नआउट बहुत ही कम रहा और ओवरऑल जो वोटर टर्नआउट रहा वो 50.05 रहा है। तो अगर हम 50% भी मान ले तो मतलब कि दिल्ली में आधे लोगों ने वोट ही नहीं किया। तो जो एक तरफ बात की जाती है और बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स, या इस पे हम बीजेपी की भी बात करें तो उन्होंने भी काफी हाई वोल्टेज कैंपेन किया भ्रष्टाचार को लेकर, रेवड़ी पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें वो गैप नजर आया, उन जो वोटर टर्नआउट नहीं हो पाया, उसके पीछे की जो बड़ी वजह है उनको हमें डिस्कस करने की जरूरत है। क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और एक ही तरफ हम आपकी बात करते हैं तो आपने बीजेपी और इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर रही और एग्जिट पोल्स में भी यही दावे किए जा रहे थे। लेकिन अब फाइनली आप जीत चुकी है और एमसीडी में 15 साल के बाद बीजेपी बाहर हुई और अब वहां पर आप आ गई है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात और अहम निकल कर आती है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब पहले वो सिर्फ दिल्ली में उनकी सरकार थी और पंजाब में नहीं थे, जब भी हम AQI को लेकर, पोल्यूशन को लेकर या फिर इस तरह की बात करते तो वो कहते थे कि ये सारा धुआं पराली का जल के पंजाब से आता है, हम क्या कर सकते हैं। हमेशा इस तरह की बात कही जाती थी। लेकिन अब तो उनके पास पंजाब है, उसके बावजूद हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं पराली को लेकर जितना भी पोल्यूशन हुआ था और AQI इनफैक्ट अभी तक खराब है और दिल्ली में जो स्थिति है। लेकिन वही बात है कि किस तरह से जो दिल्ली का वोटर है, क्योंकि दिल्ली के वोटर को समझना बड़ा मुश्किल होता है। लोकल चुनाव में अलग होता है और हम वैसे बड़े चुनावों में बात करते हैं तो बीजेपी को ही वोट जाता है। तो ऐसे में कहाँ पर किस तरह से बीजेपी दिल्ली में जो वोटर है उसको ओवरऑल या उसके दिमाग को पढ़ना, समझना, कहना बड़ा ही मुश्किल होता है कि कब दिल्ली का वोटर कहाँ जाएगा। ये कई सारी बातें हैं। बहुत सही कहा आपने। दिल्ली के वोटर को समझना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स 3 लेयर पे चलती है, म्यूनिसिपैलिटी, फिर स्टेट असेंबली, फिर लोकसभा। और ये तीनों लेयर्स दिमाग के अलग अलग काम करते हैं वोटर्स के, दिल्ली के वोटर्स के। और क्योंकि इट्स वन ऑफ द वर्स्ट गवर्न्ड सिटीज, इफ यू आस्क मी, दिल्ली जैसा मैल गवर्न्ड शहर शायद दुनिया में और भारत में भी शायद ऐसा ना होगा, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज हैं और द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट इज डूइंग। कोई एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है,
कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, कोई म्यूनिसिपैलिटी के अंडर है, ये आपस में बस इसी के बहानेबाजी बहुत होती है और आसानी से पल्ला छुड़ा लेते हैं। जैसे कि मैं केजरीवाल साहब की बात कर रही थी कि वो पहले कहते थे कि भाई एमसीडी में हम नहीं है तो हम कहाँ से कूड़ा और गलिए साफ करें, रोड सड़कें टूटी हुई हैं। पराली को पहले कहते थे पंजाब में हमारी सरकार नहीं, वहां से धुआं आता है। तो बहुत अहम मुद्दे जो जनता के सामने है मैं यहाँ पे ये बात कहना चाह रही थी कि जो हाई वोल्टेज कैंपेन बीजेपी ने किया भ्रष्टाचार को लेकर और रेवड़ी पॉलिटिक्स को लेकर, उसके बावजूद भी जो बड़ा एक तबका था आधा दिल्ली का, जो अपलिफ्टेड लोग हैं, हम अपर मिडिल क्लास की बात करें या उन लोगों की बात करें, वो लोग वोट डालने ही नहीं गए। तो ऐसे में सवाल ये आता है, वो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भाई रेवड़ी पॉलिटिक्स जो है वो देश का भविष्य नहीं है और देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। तो वो लोग वोट डालने के दिन क्यों सोते रहे? क्या बीजेपी उन लोगों के मुद्दे को आगे तक या उन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई है? इसके पीछे की कौन सी ऐसी वजह है, उसको हम आगे लेकर बात करेंगे। अभी संदीप जी है, वो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तो संदीप जी, आप तो खैर प्रोफेशनल विश्लेषण करता है और बहुत पैनी नजर से आप देखते हैं इन चीजों को। तो ये बताइए, यहाँ पे रेवड़ियों ने काम किया है, 3Bs ने, या नैरेटिव मैनेजमेंट ने काम किया है, या बीजेपी की नालायकियों ने उसको ये हार का मुंह दिखाया? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं दीदी कहूं कि जो पिछला प्रश्न आपने पूछा था, जिस पर अंबर जी ने जवाब दिया, ये असल में आंकड़े उसके उलट हैं। और मुस्लिम पूरे इलाके में, खासकर अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन के इलाके में आम आदमी पार्टी साफ हो गई है। मुस्लिम इलाके में आम आदमी पार्टी साफ हो गई है, ये मैं बता रहा हूँ। 5 वार्ड आते हैं। अमानतुल्लाह खान जो खासकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वहां 1 सीट जीत पाई है। मुस्लिम वोट का पूरा टर्नआउट कांग्रेस की तरफ गया है और कांग्रेस इसलिए 4% से 12% पे पहुंच गई है, निर्दलीय की तरफ गया है। तो अभी आप देखिए, खासकर मैं अगर सीट वाइज आपको बता दूं, जहां ये शाहीन बाग के आंदोलन हुए, इन सब इलाकों से आम आदमी पार्टी साफ हो गई। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोटर्स का पार्टी माना जाता है। तो आप अगर देख लें इसको कि पहले अमानतुल्लाह खान का ले ले, जो बहुत कट्टर है, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, दंगा भड़काने में जिसकी भूमिका थी, और जितने दंगा इलाका जहां रहा, उस पूरे दंगे इलाके से आम आदमी पार्टी साफ हो गई। मदनपुर खादर ईस्ट साफ है, मदनपुर खादर वेस्ट साफ है, सरिता बिहार, अबुल फजल इनक्लेव, जाकिर नगर वार्ड, इन सब से जो है आम आदमी पार्टी जो है। उसके बाद ओखला क्षेत्र की सीटों से भी सफाया हो गया। आप तो उधर रहती हैं, ओखला से भी आम आदमी पार्टी साफ हो गई है। ओखला की 5 में से 2 वार्ड में कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस की तरफ मुस्लिम टर्न आउट हो रहा है। ये नया चीज आप इसको देखेंगे। अभी 2 बीजेपी के खाते में गई है और आम आदमी के पार्टी खाते में 1 गई है। उसके बाद आपको ताहिर हुसैन, जो दंगे का मेन आरोपी था, जिसपे चार्जशीट है, जिसके घर से पूरे दंगे ऑर्गेनाइज किए गए थे, उस पूरे इलाके में आम आदमी पार्टी साफ हो गई। तो मुस्लिम वोट का टर्नआउट आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर इसमें साफ साफ आया है। और उसकी जो ताहिर हुसैन जो जेल में बंद है, उसका जो नेहरू बिहार वार्ड नंबर 244, उस पर कांग्रेस जीती है, मोहम्मद आलिम। तो कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट जा रहा है इस चीज को, इसीलिए कांग्रेस 4% से 12%, यानी 3 गुना किया है। कांग्रेस ने जंप 3 गुना किया है इस चीज, और वो मुस्लिम वोट की तरफ गई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का भी पसमानदा कार्ड फेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुस्लिम चेहरे उतारे थे, चारों ही हार गए, चारों ही हार गए। तो मुस्लिम वोट ना आम आदमी पार्टी के पास है, ना भाजपा के पास है। मुस्लिम वोट अपने पुराने कांग्रेस पे भरोसा कर रही है दिल्ली में, और इसलिए कांग्रेस 3 गुने रूप से जो है बढ़ी है। उसके बाद और आपको बताएं कि जहां जहां पे सीए का आंदोलन चला था, जहां सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जहां 53 लोग मरे दिल्ली में, पहली बार 84 के बाद हमने दंगे देखे, 700 लोग घायल हुए थे। उस सबसे ज्यादा जो इलाका था, शिव विहार, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, विजया पार्क, यमुना विहार, मौजपुर, इन सब इलाकों से आम आदमी पार्टी साफ हो गई। तो मुस्लिम वोट नहीं मिला है आम आदमी पार्टी को। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी को नहीं कह रही थी, मैं सिर्फ वोटर टर्नआउट की बात कर रही थी। टर्नआउट में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टर्नआउट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी
वोटर टर्नआउट में भी आम आदमी पार्टी को बहुत लॉस हुआ है। 2020 का जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें वो 53% के करीब 53-54% उसको वोट मिला था, और इस बार वो 42%, 10-11% जो उसके कम हुए हैं वो कांग्रेस में जुड़ गए हैं। तो आम आदमी पार्टी का वो वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया है। भारतीय जनता पार्टी को 2020 में जो 38% के करीब वोट मिला था, भाजपा का वोट न सिर्फ बना हुआ है बल्कि 1% बढ़ गया है, 39% हो गया। तो भाजपा का वोट उसके वोटर उसके साथ बने हुए हैं। हाँ, भाजपा का चूंकि 50% ही वोट हुआ है, और भाजपा के बहुत सारे वोटर जो प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा की जो सरकार है, दिल्ली दंगों में जिस तरह का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस ने किया, हिंदू मरे हैं, हिंदू जेल में गए हैं। आप देखिए दिलवर नेगी के हत्यारे जमानत पे हैं, सफूरा जरगर का को जमानत सरकार नहीं दिलवाया है बिना विरोध किए। आप देखिए उमर खालिद का अभी आप देखिए आरोप मुक्त हुआ है। तो हिंदू जो गुस्से में है, जो जिसने दिल्ली में दंगे नहीं देखे, वो भाजपा की पुलिस में दंगे देख रही है, वो घर बैठ गया। उसके बाद आपने मौलाना साहब को देखा रात के 2 बजे भगाते हुए, आपने देखा अभी चाबी सौंपा गया है। तो वो हिंदू वोटर जो घर बैठ गया, वो अगर 2-3% और निकल जाता तो भाजपा कोई खराब पोजीशन में नहीं है, 104 सीट लेके आई है, और मात्र 20 सीट से आम आदमी पार्टी आगे रही है। 2-3% के टर्नआउट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती, वहां एमसीडी में सरकार बन जाती। वो सिर्फ हिंदू उदासीन जो हुआ, और वो जरूरी भी था इसलिए क्योंकि वो पासमानदा कार्ड यहाँ खेल रहे थे। इनको पासमानदा कार्ड खेलने के लिए नहीं किसी ने लाया है, उसके लिए कांग्रेस पर्याप्त है। पर ये 4-4 सीट दे रहे हैं, पासमानदाकरण कर रहे हैं पूरे देश में। पासमानदा आप देखिए, यूपी का उप मुख्यमंत्री दोनों पासमानदा बोलता जा रहा है सब जगह। तो जो भाजपा का वोटर बैठ गया, उसी ने भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट पीछे कर दिया, वरना भाजपा का वोट 39% है और कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट जा रहा है। इसका एक कारण और समझ में आता है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हिंदू मुद्दे उठाए, उतना एग्रेसिव हिंदू मुद्दा आज तक कांग्रेस ने, भाजपा ने भी ठीक से नहीं उठाए। जैसे आप देखिए, उन्होंने जो भी उनका पॉलिटिकल गिमिक मान लीजिए इसको, लेकिन देखिए कि लक्ष्मी गणेश का नोट, आप उसको देखिए कि नोट पे लक्ष्मी गणेश जी चाहिए। उसके बाद उन्होंने मैं इतने दिनों से गला फाड़ रहा हूं, पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इसको एड्रेस किया कि बनारस में मंदिर तोड़ दिए गए, पौराणिक मंदिर तोड़े गए। किसी पार्टी ने एड्रेस नहीं किया था आज तक, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं। आम आदमी पार्टी ने टर्न किए। फिर जो मुस्लिम और हिंदू करके स्कॉलरशिप बांटा जा रहा है, 5,000 करोड़ का स्कॉलरशिप, वो मुद्दे आम आदमी ने उठाए। तो मुस्लिम वोटर इनसे भड़क गया, हिंदू मुद्दे। और अरविंद केजरीवाल ये समझ गए कि भाजपा को अगर आपको हराना है तो मुस्लिम मुद्दे उठा के तो आप नहीं हरा सकते, क्योंकि वो सेकुलर, भाजपा अपने आप को डिफेंड कर लेती है। मुस्लिम और सेकुलर मुद्दे पे आप कभी भाजपा को नहीं हरा सकते। इसलिए आम आदमी पार्टी हिंदू मुद्दे लेकर आई है, और हिंदू मुद्दे लेके आई है तो मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी से भाग गया, वो कांग्रेस के साथ चला गया है। और जो 11% आम आदमी पार्टी का वोट कम हुआ है, वो जाके बढ़ गया है कांग्रेस में। और भारतीय जनता पार्टी का पासमानदा कार्ड बुरी तरह से फेल हुआ है। ये इस चुनाव के 3 बड़े डॉट्स हैं जो दिखने चाहिए, जो क्लियर होते हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही बात कही आपने कि ये जो आम आदमी पार्टी ने हल्का सा झुकाव दिखाया, हल्का सा झुकाव, आई वुड से टोकनिज्म अभी तो हिंदू मुद्दों की तरफ, उससे भी इतनी जल्दी मुस्लिम समुदाय बिगड़ गया। इसका मतलब बहुत पैनी निगाह रखते हैं और फिर बहुत कंसोलिडेट होता है एक ही जगह में। वो उनका वोट पैटर्न भारत में, इसीलिए चाहे वो हिंदू पार्टी, भाजपा अपने आप को हिंदू पार्टी कहती हो, हर कोई मुस्लिम वोट के लिए क्यों मर रहा है अगर इसको हम देखें, क्योंकि मुस्लिम समुदाय और कम पढ़ा लिखा है और ज्यादा पढ़ा लिखा है, दोनों समुदाय अपने पॉलिटिकल जो उनका कंससनेस है, मजहबी कंससनेस है, वो बहुत ही शार्प है कि हमारे मजहब के साथ कौन है। उनको जब लगा कि मुलायम जा सकते हैं हमारे साथ, मुलायम के साथ हम कंफर्टेबल हैं, तो उन्होंने उस कांग्रेस को भी छोड़ दिया जिस कांग्रेस ने उनको विभाजन के बाद से उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया, सब किया। जब बिहार में उनको लगा कि लालू के साथ जा सकते हैं तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। जब उनको लगा कि लेफ्ट के साथ बंगाल में जा सकते हैं तो लेफ्ट, कांग्रेस को छोड़ के लेफ्ट के साथ गए। जब उनको लगा अब लेफ्ट काम का नहीं है तो ममता के साथ चले गए।
तो भाजपा उसी पैटर्न को फॉलो कर रही है कि कल को एंटी इनकम्बेंसी होगा, कई हिंदू हित जो है नहीं पूरे होंगे, हिंदू नाराज होंगे, तो हम उस 14-15% के अगर हम उस 8 या 10% मुस्लिम वोट ले आए तो हम उसको कवर अप कर लेंगे, क्योंकि लेकिन वो ये भाजपा नहीं समझ पा रही मुस्लिम वोट के पैटर्न जो आजाद भारत के हैं उसका ठीक से स्टडी नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए आप देखिए जिस कालकाजी इलाके में ईडब्ल्यूएस का फ्लैट दिया गया, 300 मुस्लिम फैमिली को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिया, प्रधानमंत्री ने जो विज्ञान भवन से घोषणा की, सब किया, 300 करीब करीब मोटा मोटा आंकड़ा है, 300 या जितने भी फ्लैट थे उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिमों को जो मिला, वहां से 3 वोट नहीं मिले भाजपा को। उन्होंने फ्लैट ले लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बहुत दिया, सब ये दिया वो दिया सब किया, उनके अलावा कोई नहीं सोचता, वोट नहीं देंगे हम। तो ये शार्पनेस है उनके अंदर, ये भाजपा बहुत गलतफहमी में है और उसका मूल वोटर उससे धीरे धीरे आप देखिए नागपुर का, और भाजपा का वोटर एक बात और दिखा रहा है, वो सिर्फ छोटे चुनाव में भाजपा को चोट दे रहा है ताकि आप बड़े चुनाव के लिए संभल जाइए, अपने कोड आप अपने टेस्ट पे वापस आ जाइए। नागपुर जहां आरएसएस का गढ़ है वहां भाजपा को हराया हिंदुओं ने, फिर भी नहीं सीखे। हरियाणा हिंदू पूरा वोट बेल्ट है, पूरा पंचायत चुनाव में इनको हराया तब भी नहीं सीखे, एमसीडी में हराया है तब भी नहीं सीखेंगे। तो नहीं सीखेंगे तो एक दिन वाजपेयी जी की सरकार के समय भी देखिए वोट परसेंट घटा, हिंदू घर बैठ गया, हिंदू सिर्फ घर बैठ जाएगा उससे भाजपा हार जाएगी, ये तय बात है। मैंने कई सालों से कम 80 के दशक से मुस्लिम वोट पैटर्न को समझने का प्रयास किया। और संदीप भैया, आपके लिए भी अम्बेर कोई नई बात नहीं होगी, पर फिर भी मेरे को बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है कि लास्ट मिनट तक मुस्लिम वोट केवल ये देखता है, एक ही पॉइंट है उसका एजेंडा, वो है भाजपा को हराना। स्ट्रेटेजिक वोटिंग मुस्लिम कम्युनिटी करती है, भाजपा को कौन हराने की क्षमता रखता है या किसको वोट देने से भाजपा हार जाएगी और कोई और आ जाएगा। तो अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ गया तो जाहिर है कि मैसेज क्लियर था कि ये डिवाइड जो हो गया उससे हिंदू वोट काफी सारा पहुंच गया आम आदमी के पास, जिसकी वजह से हिंदू इश्यूज के उठाने से मुस्लिम वोट बिखर गया। So what would you say to that? Is that something you stay in a Muslim dominated area? आप भी सुनती है ये बात? देखिए बिल्कुल, जो हम मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं तो मुस्लिम वोटर्स का तो एकदम क्लियर होता है कि उन्हें किधर और कहाँ वोट देना है, ये बात एकदम साफ है। लेकिन एक बात ये है कि उनके दिमाग में ये एंटी बीजेपी जो नोशन है वो कौन डालता है। पॉलिटिकल पार्टीज, मुसलमानों में सबसे जो अहम बात मानी जाती है वो है दीन इस्लाम, और इस्लाम को लेकर उनके अंदर जो खतरा हमेशा बैठाया जाता है कि बीजेपी किस तरह से एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, ये बात लगातार मुस्लिम वोटर्स के दिमाग पे हथौड़े की तरह मारी जाती है और मुस्लिम वोटर्स इस डर में रहता है कि अरे भाई बीजेपी आ जाएगी तो हमारे ये अधिकार चले जाएंगे, वो अधिकार चले जाएंगे। जिस तरह से छोटे छोटे ऐसे कुछ बहुत सारी इस तरह की, एक बहुत बड़ा देश है भारत और कोई ना कोई इस तरह की इवेंट्स होती रहती है, लेकिन उनका जो पॉलिटिसाइजेशन होता है और जिस तरह से लगातार हैमर किया जाता है मुस्लिम वोट के दिमाग पे, वो कहीं ना कहीं हालांकि हम ने जब 2017 में सरकार बनी थी, हम यूपी में भी देखा था कि किस तरह से, इनफैक्ट अभी जो हुआ है, या फिर ओवरऑल हम जब हम बात करते हैं जो बीजेपी सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसको लेकर भी तब भी रहता था कि जब गुजरात को लेकर 2002 को काफी डर बैठाया जाता था कि अगर मोदी की सरकार आ गई, अब देखना मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा इस देश से और किस तरह से मुसलमानों के हालात होंगे। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी पे विश्वास तो बढ़ा है और बीजेपी ने वो विश्वास जीता है काम करके। जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट की बात कर रहे थे संदीप जी, और हम उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हम राशन की बात करें, और ऐसी चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, ऐसी कितनी सारी योजनाएं हैं जिसमें मुस्लिम जो आबादी है या मुस्लिम्स को बड़ा फायदा मिला है।
क्योंकि वो हम उनको गरीबी रेखा से नीचे होने की वजह से, और तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूपी में भी वोट शेयर बढ़ा। लेकिन एक बात ये है, जहां दीन धर्म की बात आती है तो मुसलमान जो वोटर है वो सब कुछ भूल के उसको एक बात समझ में आती है कि उसको किधर जाना है और कौन उनकी भरोसे वाली पार्टी है, वो की जो कि हम सब जानते हैं कि वो कांग्रेस है। लेकिन जो पसमंदा वाली जो एक बात है, हम पसमंदा को लेकर जो अभी जब से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी हैदराबाद में, उसके बाद से जो एक पसमंदा आंदोलन, पसमंदा उससे पहले चंद ही लोग जानते होंगे, किसी को पता भी नहीं था कि मुसलमानों में भी इस तरह का ये क्लासिफिकेशन है, धर्म और जाति के आधार पर इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि पॉपुलरली सब यही बात जानते हैं कि मुसलमानों में तो कोई जाति नहीं होती। लेकिन ये जो पूरी एक बड़ा एक समस्या थी, इसको लेकर जो बीजेपी ने बात की, उसके बाद से बड़ी बात होने लगी। लेकिन वो कितनी कामयाब है, कितनी ग्राउंड पे असरकार साबित हो रही है, जैसे कि संदीप जी ने भी बात की कि चारों के चारों वो जिन पसमंदा को टिकट मिले थे वो सब फेल हो गए। तो यहाँ पर किस तरह से बीजेपी अपने पूरी इसमें सत्ता में बने रहने के लिए किस तरह की राजनीति करनी चाहिए? बहुत जरूरी है कि जो आपकी वोटर्स हैं, जो आपकी वोट बैंक है, उनके मुद्दों को एड्रेस करना और उनके उम्मीदों पे खरे उतरना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए जो एक सर्टेन वोट बैंक है, उसको किस तरह से उसका बंटवारा करना है, ये एक चैलेंज है और उस चैलेंज को टैकल कर जाती है बीजेपी। तो मुझे लगता है सत्ता में बनी रहेगी हमेशा, कोई हटा नहीं सकता। संदीप भैया, ये जो पसमंदा नैरेटिव, इफ एनीथिंग, इसने अनॉय किया मुस्लिम्स को कि हमें बांटने की क्यों कोशिश कर रहे हो। यू पॉइंटेड दिस आउट कि ये पसमंदा कार्ड तो फेल बुरी तरह हुआ है। परंतु एक और बात, दो बातें मैं आपको इकट्ठी, दो सवाल करती हूँ, इनको इकट्ठा ही जवाब दीजिएगा। नंबर 1 कि बहुत मोदी जी ने शोर मचाया था फ्रीबीज, रेवड़ीज को लेकर। अब इसमें दो राय नहीं कि रेवड़ी बांटने में आम आदमी पार्टी भाजपा से आगे निकल गई, पर रेवड़ी तो भाजपा बहुत बांटती है, ऐसा नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सो क्या ये रेवड़ी की होड़ में भाजपा हार गई, क्या ये एक बड़ा कारण है? दूसरा, दीदी मैं इस पूरे, मैं चाहूंगी आप इकट्ठे ही सारी बातें जवाब देना, मैं बीच में टोकूंगी नहीं फिर आपको बिल्कुल भी। दूसरा ये कि नैरेटिव मैनेजमेंट की बड़ी कोशिश की ये रेड्स के साथ कि आम आदमी पार्टी बहुत करप्ट है, ये इसका कोई असर शायद नहीं हुआ लगता, विशेषकर हिंदू वोटर्स के साथ। तीसरा जो पॉइंट, और मैं इसको लेके आती हूँ, जो परफॉर्मेंस है अलग अलग इनके एमएलएस का। गौतम भीर की कंस्टिट्यूएंसी में 10 में से 6 स्ट्राइक है फॉर बीजेपी। हर्षवर्धन की कंस्टिट्यूएंसी में 5.5 आउट ऑफ 10, मनोज तिवारी 5 आउट ऑफ 10, परवेश शर्मा 4 आउट ऑफ 10, रमेश भिदुड़ी 3.5 आउट ऑफ 10, हंसराज हंस 3.5 out of 10, and worst performance is मीनाक्षी लेखी 2 out of 10, जो मिनिस्टर भी बनी पड़ी हैं, प्रधानमंत्री की बहुत पसंदीदा पॉलिटिशियन है, सबसे घटिया परफॉर्मेंस उनकी। एंड आई थिंक शी डिजर्व्स दैट घटिया परफॉर्मेंस, बिकॉज इतनी एरोगेंस की शिकायतें उनकी, कुछ करना वरना नहीं, परंतु कंस्टिट्यूएंसी में बहुत ही रफ, रूड, एरोगेंट बिहेवियर, इतनी शिकायतें हम जैसों के पास आ जाती, नहीं तो मुझे कैसे पता चले कि उनसे खफा हैं लोग। तो इन तीनों पॉइंट्स पे आप विस्तार से बात कीजिए। पहली बात मैं कहूं, जैसे आपने कहा कि रेवड़ी वाली बात, रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी ने भी सारा एमसीडी का जो हाउस टैक्स है माफ करने के बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे, और आप समझ रही हैं कि वो नहीं चला। इस पूरे चुनाव को अगर हम देखेंगे तो इस पूरे चुनाव में रेवड़ी फैक्टर मुझे उतना नहीं दिख रहा है, वरना मीनाक्षी लेखी का सबसे वीआईपी इलाका है, बहुत वीआईपी इलाका है जहां रेवड़ी नहीं मिलता, जहां से वो पूरी तरह से साफ हुई हैं। तो और जहां से रेवड़ी मिलना चाहिए, मनोज तिवारी का एरिया जो है आप देखेंगे गरीब वाला एरिया है, वहां अच्छा परफॉर्मेंस किया है भारतीय जनता पार्टी ने।
तो रेवरी से ज्यादा इसमें जो काम किया है, मैं इस पूरे चुनाव को एक एक आंकड़े अगर देख रहा हूं, दिल्ली में एक बात जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में 84 के बाद कभी दंगे नहीं हुए थे। मैं 2002-3 से दिल्ली के जर्नलिज्म में हूं, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में हूं। इसने दिल्ली को बहुत नुकसान पहुंचाया है, दिल्ली के मानस पे इसका बहुत असर हुआ है। इसलिए मैं इस फैक्टर को देख पा रहा हूं। आप जैसे आपको एक बाबरी मस्जिद के बाद बॉम्बे ब्लास्ट के समय दंगा ईस्ट दिल्ली में हुआ था, उतना बड़ा संख्या पर हुआ था। वो 91-92 की बात है, वो 84-91 का ही है। आज जिस पीढ़ी ने ये वोट किया है, आज उस पीढ़ी ने दंगे दिल्ली में नहीं देखे हैं, ये सही बात है। आपको इसका मैं एक उदाहरण एक वार्ड से देता हूं। सीलमपुर वार्ड है, वो मुस्लिम इलाका है, बहुत बड़ा मुस्लिम इलाका है। सीलमपुर वार्ड में आम आदमी पार्टी को यह दहशत हो गई कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब उसका असर देखिए, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट, उसने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और वहां से निर्दलीय एक हज्जन शकीला या क्या है वो जीती है। तो ये असर हुआ। आप इस पूरे चुनाव को अगर आप देखिएगा तो 2-3 फैक्टर बहुत काम किया है। एक तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में हमेशा लड़ाई होता था, एक विधानसभा में है और एक एमसीडी में है, बजट का खेल है, ये चीजें तो एक दूसरे में। तो जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, वो जनता से जब हमने बात किया, ग्राउंड पे बात किया, हमारे रिपोर्टर भी गए बात करने, वो कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है इसमें हम पिस रहे थे, मतलब गंदगी के अंबार लगे थे। आप दिल्ली के अगर गलियों में निकल जाएं तो गंदगी ऐसे कूड़े फेंके हुए थे। तो वो फैक्टर काम किया है। इसलिए आप देखिए साउथ दिल्ली जो मीनाक्षी लेखी का पूरा एरिया है, जहां साफ सफाई होनी चाहिए, उस पूरे एरिया ने भाजपा को साफ किया है कि एमसीडी और विधानसभा में एक सरकार होनी चाहिए, जिसके कारण ये जो मेरा बजट तेरा बजट और गंदगी का अंबार लगा है, क्योंकि दिल्ली में आप गंदा चारों तरफ गंदा कर दोगे और दिल्ली छोटा सा इलाका है तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो पहली बात यह है कि मोदी जी वाला ही डबल इंजन वाली बात है। पहला वोट जो कई लोगों ने वोट किया, जिनसे बात हुई, कि यही कि एमसीडी में और विधानसभा में एक सरकार होनी चाहिए, एक बात। दूसरा जो फैक्टर काम किया है कि दंगे दिल्ली में हमने नहीं देखे थे, आज हमने दंगे देखे और इसमें साफ बात आई है कि दंगे में आम आदमी पार्टी की संलिप्तता की भी बात आई है। मुस्लिम कैंडिडेट, कुछ मुस्लिमों से अगर आप बात करिए तो आपको वो क्या कहते हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि उसने ताहिर हुसैन को अकेला छोड़ दिया। अब आप उनसे बात सुनिए, ताहिर हुसैन को अकेला छोड़ दिया, यानी दंगा के साथ रहता केजरीवाल, और केजरीवाल दंगों में कुछ नहीं बोले। आपने ध्यान दिया होगा, अमानतुल्लाह खान बोल रहे थे, केजरीवाल चुप थे, वो भी मुसलमानों ने उनको छोड़ दिया, तो फिर कांग्रेस की तरफ टर्न हुए। तीसरी बात है कि नेताओं का जो एरोगेंस है, आप भाजपा का वोटर 38-39% है, हर कोई नरेंद्र मोदी के नाम पे। नेताओं का जो एरोगेंस है, खासकर मीनाक्षी लेखी जैसे नेताओं का जो एरोगेंस दिखा रहा है, वो एक बड़ा फैक्टर है। चौथी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है? आप बताइए, कहां केजरीवाल है और कहां भारतीय जनता पार्टी का एक आदेश गुप्ता वार्ड ने, उनके पूरे इलाके में भाजपा साफ हो गई। आदेश गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके इलाके से भाजपा साफ हो गई है। भाजपा एक ढंग का लीडर तक नहीं दे पाई है दिल्ली में, इतने साल हो गए, एक ढंग का लीडर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी थोड़ा और गेन कर सकती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बहुत ही संगठित तौर पे कहिए या चतुराई भरा कैंपेन चलाया। आप देखिए सत्येंद्र जैन के खिलाफ रोज तिहाड़ जेल से एक वीडियो बाहर आता था, रोज तिहाड़ जेल से। सत्येंद्र जैन का पूरा इलाका साफ हो गया, आम आदमी पार्टी साफ हो गई। सत्येंद्र जैन के वार्ड नहीं जीते उन्होंने, चारों के चारों वार्ड शायद वो हार चुके हैं। फिर दूसरा संगठित अभियान चलाया मनीष सिसोदिया पे। मनीष सिसोदिया का चार्जशीट के सीबीआई चार्जशीट में नाम नहीं दिया, लेकिन नैरेशंस में मनीष सिसोदिया शराब के घोटाले, तो मनीष सिसोदिया के पूरे इलाके में एक सीट शायद जीती आम आदमी पार्टी, वहां से भी साफ हो गई। तीसरा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव और उसके बीच में एमसीडी लटका दिया। अब आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, उसके संसाधन, उसके लीडर्स, एक ही तो लीडर है उसके पास, बाकी तो आप ढंग के कोई लीडर भी नहीं है। आप केजरीवाल, वो यहां भागे वहां भागे। इतनी चतुराई से उन्होंने किया इस बात को कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में और वहां गुजरात की तरफ केजरीवाल को साफ किया। तो बहुत चतुराई से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, इसलिए वो 104 सीट पे पहुंची है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को
इस पूरे अभियान में ये सोचना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा डेंट उनको दंगे के कारण लगा है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के पास है, ये अब दिल्ली की जनता जानती है, इसको आप उस तरफ नहीं फेंक सकते। इसलिए आप देखिए दंगाई इलाकों में भाजपा भी गायब है, आम आदमी पार्टी भी गायब है, दोनों की सरकार थी, बाजी मार के ले गए निर्दलीय या फिर कांग्रेस। और कांग्रेस को जो 9-10 सीट मिली है वो उन्हीं इलाकों से मिली है, आप ज्यादातर देखिएगा तो यहाँ इस चुनाव में मैं फ्री बायस का इसलिए नहीं मानता हूं कि एमसीडी के अंदर बिजली नहीं आती, एमसीडी के अंदर पानी नहीं आता, एमसीडी के अंदर और क्या चीज आएगा आप बताइए। तो बिजली पानी पे चुनाव था नहीं, एमसीडी में हाउस टैक्स आता है, जिसको हाउस टैक्स माफ करने के बाद भाजपा प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लगा के, जिसका जहां घर वहीं हम देंगे मकान, 12 लाख लोगों का करेंगे एमसीडी माफ, ये तो भाजपा प्रचार कर रही थी। रेवड़ी वाला जो है, जो रेवड़ी आप कहिए कि वो क्लिक नहीं हुआ। और ये 3, 4, 5 फैक्टर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चुनाव में इन चीजों ने ज्यादा काम किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव पर दिल्ली दंगों का बहुत गहरा असर पड़ा है। इसको कोई सेफोलॉजिस्ट इस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहा है मुझे मालूम नहीं। दिल्ली के चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में दंगों का बड़ा असर हुआ है। मैंने यूथ से बात की है कि हमने कभी दंगे नहीं देखे थे और हमने दंगे देखे, और दंगे देखे हैं तो ये दोनों पार्टी को उसने सजा दिया है दंगे में। यानी भाजपा जो सत्ता में थी एमसीडी में, उसको गायब किया है, केजरीवाल के 12% वोट गायब किए हैं और मुस्लिम इलाके से उनको साफ किया है। तो ये असर मेरे हिसाब से इसका सबसे ज्यादा असर है। आपने बहुत सही 2-3 बातें, बहुत अहम बातें आपने बताई और बहुत सटीक है। नंबर 1 कि सिसोदिया के लिए या सत्येंद्र जैन के लिए कोई सिंपैथी फैक्टर काम नहीं किया। नहीं, गढ़ में भी लोगों ने उनका सूखा साफ कर दिया, वहां उनको उपलब्धि नहीं हुई। ये बहुत अहम बात है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि अगर जिस पार्टी से आपको थोड़ा भी लगाव है तो आप ये मान के कि इनको सताया जा रहा है तो सिंपैथी फैक्टर, सिंपैथी वेव चल पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तो ये बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात सामने आती है, आपने कहा ना कि इनके प्रेसिडेंट कौन है दिल्ली के, शक्ल भी नहीं कोई जानता और जाने भी तो कोई पहचानने की जरूरत नहीं समझता ऐसा प्रेसिडेंट, जबकि आम आदमी पार्टी के पास वाकई ही काबिल स्पोक्स पर्सन्स तो हैं, एक नहीं 8-10 हैं उनके दिल्ली में, जो बातें बनाने में तो प्रधानमंत्री को भी मात कर लेते हैं कई बार। परंतु दिल्ली में ये मेरा मानना है, संदीप आप पता नहीं क्या सोचेंगे इसके बारे में, कि ये अरुण जेटली की विरासत अभी भी चली आ रही है। दिल्ली में किसी को बड़ा कद का लीडर बनने ही मत दो, और केवल बोनों को अरुण जेटली जी ने पेट्रोनाइज किया। कभी भी कद्दावर नेता जो थे उनको सबको साइडलाइन किया, जो बहुत बड़े पुराने चाहे जनसंघ के दिनों के रहे हों या बीजेपी के भाजपा के रहे हों, सबको सबका टुकड़ा सा, और बौने बौने लोग यहाँ पे खड़े कर दिए। तो उसकी वजह से 15 साल, मतलब कितने साल हो गए ये दिल्ली को नहीं जीत पा रहे आम आदमी पार्टी, कल के बच्चे हैं ये, और इनसे ये दिल्ली नहीं वापस ले पा रहे, जबकि किसी जमाने में दिल्ली तो भाजपा का गढ़ माना जाता था। जी बिल्कुल। मैं इस पे कुछ कहना चाहती हूँ कि आपने ये बहुत अहम पॉइंट उठाया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास स्पोक्स पर्सन नहीं है। भाजपा के पास दिल्ली में 26 स्पोक्स पर्सन है और काफी अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन बहुत अहम है कि दिल्ली में कोई बड़ा लीडर भाजपा नहीं निकाल पाई। ऐसा नहीं है कि उनके पास चेहरे नहीं है, पर उनको आगे ले जाने में और उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे, इसके पीछे की बड़ी वजह समझने की जरूरत है। और बहुत जरूरी है कि दिल्ली में भाजपा को किसी ऐसे बेहतर नेतृत्व की जरूरत है जो कि आम आदमी पार्टी से टक्कर ले सके। और क्योंकि अब सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी का है, कांग्रेस तो रेस से बाहर ही हो गई है, क्योंकि वो ना लोकल इस तरह के एमसीडी चुनाव में ही नजर आ रही है, और ना ही हम बड़े चुनाव में, अगर लोकसभा की या फिर हम स्टेट इलेक्शंस की बात करते हैं, उनमें भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन हम दिल्ली स्टेट की बात करते हैं ओवरऑल, तो
भाजपा को एक बेहतर नेतृत्व की बहुत जरूरत है। हम पिछले चुनावों में भी जो हमने देखे थे, लोकसभा के चुनाव, सॉरी असेंबली इलेक्शंस की मैं बात करें, उसमें भी इसी तरह की जो दिक्कतें सामने आई थी। उस पे क्यों काम नहीं हो रहा है, और इंटरनल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कार्यकर्ताओं को भी बड़ी शिकायतें रहती है नेतृत्व से, उनकी बात को ना सुनना, एरोगेंस का सामना उनको करना पड़ता है। कार्यकर्ता इस तरह की बातें करते हैं, जो कि मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं, उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो जो आपको संगठन में भी इस तरह के बदलाव करने की जरूरत है, चाहे बेहतर नेतृत्व की बात हो या फिर कार्यकर्ताओं से सही तरीके का संवाद स्थापित करने के लिए, या फिर उनके जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से आप एड्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम होते हैं। तो संगठन में भी बदलाव करने की जरूरत है। कहाँ कहाँ पे खामियां हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन क्यों काम नहीं हो रहा है उन सारी चीजों पे, ये सवाल है। क्योंकि असेंबली इलेक्शन में भी इसी तरह की चीज सामने आई और अब एमसीडी में भी। तो समझने की जरूरत है कि भाजपा को उस दिशा में काम करने की जरूरत है। नेतृत्व एक बेहतर चाहिए, एक बड़ा चेहरा जरूरी है दिल्ली में भाजपा के लिए, और संगठन में जिस तरह की छोटी छोटी शिकायतें आती रहती हैं कार्यकर्ताओं की, उन पे भी काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे, दंगों का तो असर बहुत ज्यादा हुआ है, और लोगों के दिल दिमाग पे दिल्ली दंगे बैठ गए हैं। वो जो हम सब ने देखा कि दिल्ली में जो आग दहकी, और किस तरह से जो वहशत पूरी दिल्ली पे रही, और उसका असर आज भी लोगों के दिल दिमाग पर है। और वो मुझे लगता है कि जब तक लोग जो भी इसको देख रहे थे और जिन्होंने देखा है, तो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और उसकी सजा बिल्कुल जो भी दोनों पार्टियां थी उनको मिली है। लेकिन वही एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से हम दिल्ली के वोटर्स की असल जब में हम ना बात। संदीप को निकलना है, आप अच्छा। फिर भी रुक सकती हैं। अभी संदीप को बोलने देते हैं, बिकॉज ही ठीक है। हैज अनदर प्रोग्राम। ठीक है। संदीप भैया, आपने कहा दंगे का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, आई फुल्ली अग्री विथ यू। और ये जो शाहीन बाग वाली एजिटेशन थी, इसने दहला दिया लोगों को। उसके साथ साथ ये जो आए दिन सर तन से जुदा के किस्से आ रहे हैं, आए दिन जो वूम जिहाद के मर्डर्स हो रहे हैं, उसको लेके ये जो सर तन से जुदा का खतरा दंगों के खतरे के साथ जोड़ के, इस वक्त सच में अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि एक फियर फैक्टर, हिंदू समाज इस मामले में अब सतर्क हो रहा है। वी आर नॉट सेफ इन आवर ओन कंट्री, और कुछ करना पड़ेगा। और जो लोग उस नैरेटिव को पुश करते हैं वो अवॉइड करने लायक है। परंतु आम आदमी पार्टी की फिर भी जीत तो हुई है। मुस्लिम वोट रिड्यूस हुआ, खत्म नहीं हुआ, रिड्यूस हुआ। ये किस कारण से आम आदमी पार्टी जीत पाई है? हालांकि वोट शेयर कम हुआ है, बिल्कुल सही आपने कहा, असेंबली से। इसमें देखिए, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच मात्र 3% का फर्क है। 49 मोटा मोटा 2-2.5 इधर हुआ। अब 39% बीजेपी, 42% आम आदमी पार्टी। और आप ये सोच कर देखिए कि जिन जिन इलाकों में दंगे हुए, यानी अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन के इलाके में मुस्लिम वोट अगर पड़ जाते आम आदमी पार्टी को, तो आप समझिए कि ये और कितनी बड़ी, जो आपने वो देखा था, जो इन लोगों ने जो सर्वे किया था चुनाव से पहले, जो रिजल्ट 170-71 जो दिखा रहे थे सब, वो क्यों दिखा रहे थे? वो मुस्लिम वोट को आम आदमी में जोड़ रहे थे। तो मुस्लिम वोट अगर मिल जाता तो ये 70-72 पे पहुंच जाते, 170 पे। भाजपा और आम आदमी में मात्र 3% का अंतर है, और ये वो 3% भाजपा का हिंदू वोटर बैठ गया है। और वो बैठ क्यों गया? आप देखिए, जब दंगे हुए हैं, दंगे में दोनों तरफ के लोग मरे हैं, ये बात सच है। लेकिन आपका एक मंत्री आता है, कहता है बक्करवाला में हम रोहिंग्या बसाएंगे। अब देखिए, आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं, हम बक्करवाला में रोहिंग्या बसाएंगे। मंत्री, आपका केंद्रीय मंत्री ट्वीट करता है, वो हटाता भी नहीं, बाद में आप झूठ मूठ बोलते रहते हैं बहुत सारी चीजें। उसके बाद आप फ्लैट बांटते हैं। फ्लैट बांटने का वीडियो देख लीजिए, कालका जी, उन सब इलाकों में आप मुस्लिम को वोट आप देते हैं, फ्लैट जो है बड़ी संख्या में। तीसरा अगर आप देखिएगा उसके बाद, कि आप उनको फिर वोट में कन्वर्ट करने के लिए 4 टिकट भी देते हैं। और सिर्फ टिकट नहीं देते, आप उसको प्रचारित करते हैं ये पासमानदा हैं, आप उसको प्रचारित करते हैं ये ओबीसी हैं। इतना से भी आप नीचे गिरते हैं, कहते हैं ये तेली हैं,
ये वो उनकी जाति तक बताई गई है, भाजपा ने जाति तक बताई, ये इस लेवल पे गए हैं। तो हिंदू मानद जिसको दंगे में इतना कुछ झेलना पड़ा, एंटी हिंदू राइट्स कहा गया, ताहिर हुसैन ने अपने घर से पूरे, आपने देखिए, अच्छा जो हिंदू मरे, आप सोच के देखिए, दिलवर नेगी एक बच्चा जिसको जला दिया गया, उसके सारे छह लोग जो हत्या में आरोपी, उनको जमानत दिला देते हैं। सफूरा जरगर जो आग लगा रही थी पूरा जामिया उमिया सब जगह, उसको उसकी जमानत का विरोध तक हमारे सॉलिसिटर जनरल नहीं करते। दो चीज। तीसरा चीज आप देखिए, उमर खालिद या फिर आपको सैफी, इन सबको आरोप मुक्त कराया जाता है। दिल्ली दंगों में पहला सजा किसको मिली है इसी जनवरी में? एक कोई यादव है, उस बच्चे को किसी के घर जलाने के मामले में। क्या ये जनता नहीं देख रही? दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर है ये, यहाँ के एजुकेशन जो है बाकी मुकाबले कोई कम नहीं होगा, लोग जॉब करने आते हैं, सब करते हैं, वो ये देख नहीं रहे हैं। और जिस क्षेत्र से आपको कम वोट मिला, पढ़ा लिखा इलाके से, तो आप साफ हो गए हो। पूरा साउथ इलाका सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, साफ हो गए। वेस्ट दिल्ली जो हम लोगों का इलाका है, प्रवेश वर्मा वाला इलाका जो है, ये पूरा वेस्ट दिल्ली का 4 वार्ड है, उसमें 3 में आप साफ हो चुके हो, पढ़ा लिखा इलाका है। कहाँ हो आप? तो पढ़े लिखे लोगों ने, आप इसको देखिए, वो भारतीय जनता, वो सीधे बैठ गए हैं। ये नहीं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देने गए हैं या कुछ गए हैं, वो बैठ गए हैं। और इस 3% के मात्र से भाजपा हारी है, और भाजपा इसलिए कॉन्फिडेंट है कि हम अपना मेयर बनाएंगे। आप देखिए उनका आदेश गुप्ता, जो उनको अगर आदेश गुप्ता को खड़ा कर दीजिए सड़क पे, कोई आदमी भी नहीं पहचानेगा कि भाजपा का अध्यक्ष है ये। अगर पीयूष गोयल के सरपरस्ती नहीं होती तो आदमी अध्यक्ष बनने लायक नहीं है, कहीं से बोलने लायक नहीं है कहीं से वो, लेकिन वो कहीं खड़ा कर दिया उसको अपना इलाका में। आदेश गुप्ता को जनता ने सजा दी है, उसके पूरे इलाके से उसको साफ कर दिया। बहुत ही सही वोटिंग किया है भारतीय मतलब दिल्ली की जनता ने। सत्येंद्र जैन है, उसके 3 वार्ड हैं साफ। आरोप है तुम तो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे आम आदमी पार्टी में, और तुम तो यहाँ मसाज करवा रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो साफ। मनीष सिसोदिया बड़ी बातें आप देखिएगा, बहुत कई बार मनीष सिसोदिया बहुत छिछोड़ी भाषा का उपयोग करते हैं, उनके पूरे इलाके से साफ। आदेश गुप्ता एक कठपुतली की तरह बैठा है, उसके इलाके से साफ। मीनाक्षी लेखी पढ़ा लिखा इलाका, एरोगेंसी इतना साफ। तो जनता ने कोई, ये जो दिल्ली की जनता को बदनाम किया जाता है, रेवड़ी बांटा, फ्री बिजली पानी दे, तो कौन सा भाजपा, कौन सा मोदी जी बिना फ्री बांटे जीत रहे हैं? वो भी तो गांव तक फ्री बांट रहे हैं सब कुछ। कौन सा कांग्रेस फ्री नहीं बांट रहा? जहां जिसकी सरकार वो फ्री बांट रहा है। यहाँ बहुत समझदारी से वोट किया गया है, और वोट ये किया गया है कि जब इस दंगे में जो दंगाई लोग थे, आप उसको सजा दिलाने की जगह आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। तो जनता ने दोनों को सजा दिया है कि जो दंगा को भड़काया, ताहिर हुसैन, अमानुल्लाह खान, उस इलाके से उसकी पार्टी को भी साफ कर दिया। और जनता ने दूसरा जो इनको मदद किया, पुलिस में देखिए केस कमजोर करवाया, सजा ने दिलवा रहा है, हिंदू को जेल कर रहा है, उनको भी सबक सिखाया, बैठ गया जैसे भी हुआ। दिल्ली पढ़ी लिखी शहर है। दिल्ली कोई बहुत लंबे समय तक जो है, दिल्ली ने राजनीति, हर तरह की राजनीति देखी, एमसीडी की, केंद्र, यहाँ तो पूरा देश का राजनीति यही चलता है, सारे संसद भवन सब तो यही बैठा हुआ है। तो बहुत सही तरीके से उन्होंने वोटिंग किया है, और ये वोटिंग साफ दिखाता है कि आपको दंगे, जो भी दंगा करेगा आगे उसको सजा मिलेगी, ये तय है दंगा का। क्योंकि जनता बहुत, यहाँ क्या है, यहाँ किसी की खेती थोड़े है, यहाँ लोग नौकरी में जीते हैं, नौकरी में आके रहते हैं, और आप दंगों में पूरा दिल्ली, आप देखिए शाहीन बाग कितने महीने आपने छोड़ दिया। लोग जो वहां से ट्रैफिक से आते जाते थे, कितनी दिक्कत हुई। अगर वो कोरोना नहीं आता तो वो हटने वाले नहीं थे। किसान आंदोलन दिल्ली की जनता ने भुगता ना, किसने भुगता? सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता ने। तो दिल्ली की जनता को तुम भुगताओ भी, और दिल्ली की जनता तुम्हें वोट भी दी, तो जनता फिर किस बात के लिए है? जनता अपना गुस्सा कैसे जाहिर करेगी? कहीं तो जाहिर करेगी, वो सड़क पर डंडे लेकर तो उतरेगी नहीं, वो तो या तो घर पे बैठ जाएगी या फिर वो नोटा दबाएगी, वो आपको वोट नहीं देगी। तो सब कुछ झेले दिल्ली, और फिर भी दिल्ली दे आपको वोट, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक आदमी आया कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, उसकी पार्टी को भी सजा दिया है 11% हटा के। एक आदमी आया कि हम जो है हिंदू हृदय सम्राट हैं, उसके पासमानदाकरण जनता ने देख दिया, उसको भी सजा दे दी। तो दिल्ली का ये वोट पैटर्न, मैं कहता हूं बहुत समझदार वोट पैटर्न है, और इससे भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कि, और आपको जनता ये बता रही है, छोटे लेवल पे बता रही है कि भैया
कोको कोला मेन टेस्ट में ही, मेन स्वाद में ही अच्छा लगता है। उसको जहां डाइल्यूट करोगे वो कोको कोला नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। तुम पसमानदाकरण करोगे, तुम्हारा हश्र कांग्रेस जैसा हो जाएगा। उसको तो फिर भी 67 साल राज करने दिए, तुम्हारे तो 10 ही साल हुए हैं अभी। इसलिए रोहिंग्या बसाने की काम आपको, मैं जब एविएशन कवर करता था नई दुनिया अखबार में, हर साल, और जागरण में भी कवर किया, हर साल कुछ बांग्लादेशी को डिपोर्ट करती थी भारत की सरकार, तत्कालीन सरकार जो है। साल में 1000, 1200, 800 बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए डिपोर्ट किए जाते थे। अब कोई आंकड़ा आपको कभी किसी अखबार में पढ़ने को मिलता है? आप तो अखबार पढ़ती हैं, कि किसी को डिपोर्ट किया जा रहा हो, किसी बांग्लादेशी को, किसी रोहिंग्या को। रोहिंग्या यहाँ पर जो खुद मुस्लिम कंट्री हो गया बांग्लादेश, रोहिंग्या को नहीं बसाना चाहता, वो यहाँ दिल्ली बक्करवाला में और बक्करवाला मैं रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, बक्करवाला पश्चिमी दिल्ली में है, गांव है, उस गांव के लोकेलिटी को खराब करने जा रहे हो आप। तो जनता इतना मूर्ख नहीं है, जिस जनता ने राजा बनाया है वही जनता रंक बना देती है। ये दिल्ली के इस चुनाव का साफ संदेश है, केजरीवाल के लिए भी, मोदी सरकार के लिए भी, भाजपा के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। कांग्रेस की बल्ले बल्ली इसलिए है क्योंकि मुस्लिम उसके पास घूम फिर के आ रहे हैं, पर बिहार में फिर उनको लालू और मुलायम, जहां माया आपसे कहें वो है ममता बनर्जी हैं, जहां छत्र मजबूत है मुस्लिम उधर जाएंगे, जहां नहीं है वो कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस मुस्लिम लीग है तो है, वो दिख रहा है इसमें। कांग्रेस के लिए ये राहत की बात है कि वो 4 से 12% पे पहुंच गए और मुस्लिम वोट उनके पास लौट आया है। ये इस पूरे चुनाव का परिदृश्य जो मैं देख पा रहा हूं वो मुझे ये दिख रहा है। बाकी गुना गणित तो बहुत चलता रहेगा, पर ये बात ये तय है कि दिल्ली आपको किसी भी तरीके से फ्री रेवड़ी के चक्कर में नहीं, दंगे, शाहीन बाग और किसान आंदोलन से पीड़ित दिल्ली ने अपने मतदान के जरिए अपना इरादा जताया है। और कूड़े के ढेरों से और पीड़ित, कूड़े के ढेरों, पोल्यूशन से पीड़ित, ये हमारे सब मोहल्ले में हम जा नहीं सकते, नाक बंद करके जाना पड़ता है। पार्षद हम 15 साल से बीजेपी के ही हमारे पार्षद हैं। आप देखिए पूरी सड़क तोड़ के रख दी है, एमसीडी की सड़क है और उस पर कभी कोई काम नहीं हुआ है। आपको मैं बताऊं डीडीए और एमसीडी की क्या, एक पार्षद कुछ नहीं करे, सिर्फ सोया रहेगा। और मैं 2003 से यहाँ पे चुनाव कवर करता हूँ, एक एक मुझे दिल्ली का एक एक नस पता है। सोया रहेगा तो भी 5 लाख रुपया कहीं नहीं जाता, उसको बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मिलता है। और अगर हाथ पांव मार के कमाएगा तो 20 से 25 लाख रुपए वो महीने कमाता है पार्षद, और जनता मरती रहती है, जनता को बजट दिखाता रहता है वो। आप देखिए जितने भी यूरिनल बनाए गए हैं, बाहर तक यूरिन बहते रहते हैं, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्यों? इनको वोट दीजिए, क्योंकि अच्छा वोट दीजिए, इनकी संपत्ति बढ़ जाती है और जनता वही बहती यूरिन बहती गंदगी में बहती रहती है। तो जनता, सत्ता परिवर्तन करना जनता का अधिकार है, वो एक बेहतर कल चाहती है। आप बेहतर कल देते हैं तो जनता आपके साथ है, आप नहीं देते हैं तो जनता के लिए अन्य विकल्प भी है। भारत की राजनीति विकल्पहीन नहीं है। कुछ लोग जो टीना फैक्टर दिखाते रहते हैं वो गलतफहमी में जी रहे हैं। भारत की राजनीति न अतीत में विकल्पहीन थी, न भविष्य में कभी विकल्पहीन होने वाली है। भारत की राजनीति में विकल्प हमेशा रहा है और जनता समझदारी से उस विकल्प को चुनती रही। अच्छा, 2 पॉइंट बिफोर यू लीव एंड देन अंबर, ये चले जाएंगे अंबर, तो उसके बाद आप ही बोलेंगी। 2 बातें। एक तो मैं अपने इलाके की बात करना चाहती हूँ, जहाँ नीतू मनीष चौधरी नाम की महिला जीती है इस बार बीजेपी टिकट से। पहले वो कांग्रेस के साथ थे, परंतु इस कैंडिडेट की विशिष्टता ये है, इनके पति पहले उसी सीट पर काउंसलर थे, फिर जब वो लेडी सीट डिक्लेयर हुई तो पत्नी आ गई। एंड बिलीव यू मी, मैंने ऐसे सिंसियर कर्मठ काउंसलर नहीं देखे। पति पत्नी दोनों टीम मिलके, हालांकि अभी तो जीती है नीतू, यू नो द एंटायर एरिया स्वेयर्स बाय देम। संदीप, वो भले ही कांग्रेस, उनके बारे में कहा जाता है ये भले ही कांग्रेस के टिकट पे खड़ी होती या इंडिपेंडेंट या भाजपा, ये जीतते हैं तो अपने बलबूते पे। आई हैव सीन दिस हैपन इन माय एरिया, और वो शाहीन बाग का भी असर है ऑब्वियसली इस एरिया में, क्योंकि पास ही है हमारे शाहीन बाग। तो ऐसे जब तक कैंडिडेट मोदी जी आपकी पार्टी में आप नहीं खड़े करेंगे,
जो बलबूते पे, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकते हैं, केवल आपके चेहरे पर नहीं। पार्टी तभी एक वाइब्रेंट फोर्स होगी जब ऐसे लोग जो खड़े हैं और मजबूती से आपकी पार्टी के मजबूत पिलर्स बन के खड़े हैं। टू मी दैट रियली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस इलेक्शन। दूसरा, और इसीलिए जो लो परफॉर्मेंस वाले काउंसलर या एमएलए हैं उनकी धुनाई हो गई। दूसरा, मुझे लगता है संदीप जी, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एड्रेस टू यू, ये जो कांग्रेस ने जो शुरू किया पदयात्रा राहुल गांधी ने, वो भी उस इलाके से जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, इस्लाम का गढ़ है, और वो अपना बेस बना के, तो वहां से शुरू करने का फायदा उन्हें दिल्ली में भी मिला है और शायद गुजरात में भी मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी इन सिग्नल्स को बहुत भली भांति पकड़ती है। और मुझे ये लग रहा है कि साउथ से शुरू करने की वजह से कांग्रेस में विल बी एबल टू रिवाइव इटसेल्फ। मैं नहीं कह रही हूँ कि पावर में आएंगे, वो अभी चांस नहीं है, बट सर्टनली रिवाइवल मोड में शायद हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में आपने देखा इनका वोट शेयर कितना बढ़ा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? दीदी, मैं कहूँ कांग्रेस का एक बहुत अभी का जो स्ट्रेटजी है, वो हम सब लोग कहते हैं, हमारे एक मित्र हैं पत्रकारिता में, कई मित्र कह रहे हैं अरे जहां 80 सीट है वहां कोशिश नहीं कर रही कांग्रेस, पता नहीं दक्षिण में क्या कर लेगी। आप उसका समझिए, और वो मुस्लिम इलाके से जो गुजरे हैं। दक्षिण में करीब करीब 170 71 या 177 सीट है, इतना सीट है। और दक्षिण में 11 राज्य ऐसे हैं दक्षिण में जहां भाजपा 303 सीट वाली भाजपा भी 2019 में अंडा लेके आई है, 0-0। अब आप ये समझिए कि इतने बड़े परफॉर्मेंस में भी भारतीय जनता पार्टी 0 सीट लेकर आई है। उन 11 जो अब तमिलनाडु ले लीजिए, दक्षिण में कर्नाटका में उनकी प्रेजेंस है भाजपा की, और इस बार कर्नाटक भी उनकी हिली हुई है। जो हालत है कर्नाटक के लिए, उनको PF बैन जैसे चीजें करनी पड़ रही है, इतने दिन से नहीं कर रहे थे। कर्नाटक में खुद भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो छिटक चुके हैं। प्रवीण नेतारों की जो हत्या हुई गला काट कर, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने तेजस्वी सूर्या का मुंह दबाया, उस अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं बोले, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, वो फैक्टर काम करता है। तो कांग्रेस ने उत्तर भारत अपने छत्रपों के लिए छोड़ा, अपने पार्टनर्स के लिए छोड़ा है। बिहार है नीतीश कुमार लालू, यूपी है अखिलेश यादव, आपको बंगाल है ममता है, पंजाब में भाजपा भी है ही नहीं। आप देख लीजिए, उनको मालूम है कि ये कुनवा एक साथ लेफ्ट को जोड़ चुकी है कांग्रेस, लेफ्ट राइट जोड़ लेती है, आप समझ ही रहे हैं। तो कांग्रेस साउथ में फोकस कर रही ताकि उसकी बार्गेनिंग पावर बनी रहे। हाँ, अगर 170 सीट है उसके, ये 100 सीट भी वो ले आती है, 100 सीट भी साउथ से वो ले आती है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बनी रहेगी ताकि वो छत्रपों के बीच बड़ी पार्टी बन जाए, और फिर वो छत्रपों को मिलाकर जो है अपनी सरकार, अगर ऐसी पोजीशन बनती हो जो दिखने, लेकिन बनती हो तो हम बना सके। तो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से उन्होंने लोग अभी गाली पत्रकार मजाक उड़ा रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं गुजरात। वो जानते हैं कि गुजरात में जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, गुजरात के लोग कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो भाजपा को ही जिताएंगे, उस पर हमको समय खर्च करना ही नहीं। तो बहुत ही टैक्टिकल तरीके से वो बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरह से मुस्लिम वोट इनको आया है, केरला से जैसे मुस्लिम वोट से शुरू कर रहे हैं, ये साफ दिखा रहा है कि ये उस पुराने वोट को पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, सच्चर कमेटी जिसने लागू नहीं किया, बनाया सिर्फ, उसके पास मुस्लिम चला गया। जिसने लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदू हितों को खत्म करके, उसको मुसलमानों ने ठेंगा दे दिया, कुछ नहीं, ठन गोपाल समाया। तो भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि वो, जैसे कांग्रेस अपने मूल वोटर मुस्लिम वोटर्स को एड्रेस कर रही है, भाजपा अपने हिंदू वोटर को एड्रेस करे। अब भाजपा दिक्कत क्या कर रही है, वो कहती है हिंदू एक हो, लेकिन वो हिंदुओं को सबसे ज्यादा अगर डिवाइड किया है भारत की राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी ने, जातियों में। आप देख लिए ओबीसी कमीशन
मंडल बनाने से लेकर लागू करने तक भाजपा दिखेगी, SC ST लाने से लेकर लागू करने तक भाजपा दिखेगी आपको। अभी सुप्रीम कोर्ट के ST ST पे फैसले पलटने में भाजपा दिखेगी, OBC पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटने में भाजपा दिखेगी, OBC मंत्रियों का अलग बैठक भाजपा करेगी। आपको आश्चर्य लगेगा, दिलीप मंडल के ट्वीट रिट्वीट भाजपा करेगी, ब्राह्मणों को आपने देखा कि कभी ब्राह्मणों को जो गाली दिया गया JNU में, इतना कुछ लोग सब बोल रहे हैं, भाजपा का कोई नेता बोला हो? लेकिन यही रोहित वेमुला के लिए प्रधानमंत्री फूट फूट कर आंसू रोए थे, जबकि वो दलित भी नहीं था। आपको ध्यान होगा, लखनऊ में किसी यूनिवर्सिटी में थे, एक दलित गरीब माँ का बेटा समथिंग समथिंग, लेकिन JNU में कहा गया ब्राह्मणों बाहर निकलो। प्रधानमंत्री का आपने कहीं कोई ट्वीट सुना हो या भाजपा के बड़े नेता का सुना हो? उल्टा किरण रिजिजू सवर्णों को गाली देने वाले दिलीप मंडल के ट्वीट रिट्वीट करते आपको दिख जाएंगे। तो हिंदुओं को जोड़ो की जगह वो हिंदुओं को तोड़ो में लगे हुए हैं। उनकी जो पूरी पॉलिसी हिंदुओं को तोड़ो में लगे हुए हैं और यहाँ मुस्लिम वोट लेने में लगे हुए हैं। ये जनता अच्छे से समझ रही है, जनता फिर भी मौका दे रही है, क्योंकि ठीक है आप क्या पता रास्ते पे आ जाएं, आप क्या पता रास्ते पे आ जाएं, लेकिन नहीं रास्ते पे आने पे तो अभी 371-73 सीट इंदिरा को मिली थी, उतना मोदी जी को अभी तक नहीं मिला है। 410-12 सीट राजीव गांधी को मिली थी, उतना मोदी जी को कोई जिंदगी में नहीं मिलेगा। तब भी जनता ने दोनों को पटक दिए। इसलिए भारत की राजनीति कभी विकल्पहीन नहीं है, इसलिए इनको ये नहीं सोचना चाहिए। गुजरात जीतेंगे, वो जितना ही उनको चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहां से हैं, सारा इंडस्ट्री वो गुजरात ले जाते हैं, सारे बड़े लीडर्स जो आते हैं दुनिया के वो गुजरात में झूला झूलाते हैं, WHO का केंद्र बना रहे हैं गुजरात में, सब कुछ गुजरात ले जा रहे हैं। तो गुजरात की जनता क्यों हराएगी भाई? गुजरात की जनता तो उनको वोट देगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जहां जहां आपकी पोजीशंस, आप देखिए पंजाब से गायब हो चुके हैं, अब आपके पास अकाली भी नहीं है 24 के लिए आपका पार्टनर, आपका साथ बिहार का जदयू जो आपका पार्टनर था वो भी नहीं है, बंगाल आप अपनी कायरता में खो चुके हैं। वो हिंदू जिन्होंने आपको 18 सीट 4 से 18 पे पहुंचा दिया, आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। बंगाल भी इस बार आपके साथ नहीं है। आप उत्तर के आप बड़े राज्य देख लीजिए पोजीशंस में। मध्य प्रदेश में आप हारे, फिर जोड़ तोड़ करके बने हैं, तो मध्य प्रदेश में इस बार 25 या 26 में से 26 लाने की पोजीशंस नहीं है। राजस्थान में 24-25 में से 25 लाने की पोजीशंस नहीं है आपके अभी। तो आप अपने कोड वोट की जगह जो आप सोच रहे हैं कि ये हिंदुत्व कोड वोट ये कभी ना कभी किसी इधर उधर जाएंगे, हम 10-15% पसमानदा कर लें तो हम लंबा सत्ता झेलेंगे, वो दिल्ली की चुनाव ने दिखा दिया। 4 पसमानदा प्रचार करके आपने कैंडिडेट दिए थे, चारों हारे। और आपको और आश्चर्य लगेगा, भारतीय जनता पार्टी के 10 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, 10 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी आम जनता उग चुकी है, वो गांधी से के समय से उग चुकी है। आम हिंदू बहुत हो चुका तुष्टीकरण। आप हिंदू हितों पे बात करें, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं, आप समानता का व्यवहार करिए, विशेषाधिकार क्यों दे रहे हैं? आप रोहिंग्याओं को बसाने का, जो हिंदू आए हैं पाकिस्तान से, वो पूरा इलाका जो आप मजनू का टीला, आप देखिए हर्षवर्धन का इलाका, आप वहां जाइए, कवर करवाइए आपके रिपोर्टर से, उनको बिजली पानी नहीं मिल रही। बगल में बांग्लादेश नरक में रह रहे हैं, नरक में रह रहे हैं, उनके बगल में बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं, उनको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। रोहिंग्या को आप फ्लैट दे रहे हो और उन हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। और आपने कहा कि सीए हम हिंदू के लिए लाए हैं, उस सीओ पे आप पलटी मार चुके हो। सीए की नियमावली नहीं बनी है, सीए की तरफ आप नागरिकता नहीं दे रहे हो, अभी भी नागरिकता 1955 के कांग्रेस वाले कानून से दे रहे हो। किसको ठग रहे हो इतना भाई? सही बात तो है। पढ़ी लिखी जनता बहुत समझदार है, वो उसने बहुत समझदारी से वोट किया है। भाजपा को भी सबक दिया है, केजरीवाल को भी सबक दिया है कि दंगाई मत। और लेकिन एक खतरा जो दिख रहा है यहाँ, अगर क्योंकि बाकी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में करती है तो भाजपा हिंदू होके तो अलग एक दिख जाता है। केजरीवाल ने जैसे पैतरे बदले हैं, मैं उसको बहुत चतुराई, आप जो कह लीजिए उनको, उसको केजरीवाल को, जिस तरह से हिंदू मुद्दे को एड्रेस करने लगे, इस समय भारत में और कोई राजनीति पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। अगर हिंदू मुद्दे को एड्रेस इसी तरह करते रहे, मुस्लिम वोट भले ना मिले, आपके हिंदू हृदय सम्राट पे वो मतलब वो धप्पा मार देगा। और वो आज नहीं 5 साल बाद नहीं 7 साल बाद नहीं, भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती केजरीवाल बनने जा रहे हैं। इस बात को भाजपा समझ ले। मैं भी इस बात से पूरी तरह कन्विंस्ड हूं कि केजरीवाल इज बीइंग ग्रूम्ड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। और केजरीवाल इसलिए ऑलरेडी हिंदू इश्यूज की तरफ झुकाव दिखाना शुरू हो गए
और शायद ये इनकी ये जो प्रकृति है या ये टेंडेंसी है, ये बढ़ने वाली है 2024 तक। आम आदमी पार्टी अभी तक दिखती थी हमें मुस्लिम तुष्टिकरण की पार्टी, पर शायद अब हमें कुछ और नया रूप ही आम आदमी पार्टी का दिखने वाला है। वो Would you जो भी agree? नाटक करें, वो उनके हाँ, वो नाटक ही कर रहे हो, पर वो हिंदू नाटक कर रहे हैं। हिंदू बिल्कुल। नाटक खींचने के लिए 2 लोग आ गए हैं मैदान में। अभी आपको बताऊं, अभी तो तक सारे अच्छी बात मुस्लिम है, नाटक के पर्दे खींचते थे। तो अच्छी अब बात है। दिस इज हिंदू गुड न्यूज, दिस इज गुड और ये न्यूज। असर कर गया, ये असर असर कर गया है करेगा, आपके। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी भी नाटक ही करती है हिंदू होने नाटक ही का। करते हैं। तो अरे अगर कुछ अब डिलीवर, जीतने के बाद आप देखिए दीदी, जीतने के बाद अब कह रहे मैं किसी हिंदू को सब्सक्राइब नहीं करता। नड्डा जाइए, अरे खुद खड़े हो जाओ महाराज, जीत नहीं पाओगे कहीं से। मोदी के नाम के बिना आप जीत नहीं पाओगे। पूरा हिमाचल आपने अपने बेटे के लिए बर्बाद कर दिया, पूरा भाजपा को बर्बाद कर दिया हिमाचल में। हम भगवा मीन्स नो भाजपा। ये कौन लोग हैं? ये ऊपर से बैठा दिए गए भाजपा मतलब भाजपा नहीं। उसके बाद आपको एकाएक आ जाएंगे सब जगह शिवलिंग क्यों ढूंढना, हम तो राम मंदिर में गलती से आ गए। मोहन भागवत जी, ये सब जो काम किए जा रहे हैं, ये तो इनके दिखा रहे हैं चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा। पहले भाजपा करती थी सबसे डिफरेंट, चाल चरित्र और चेहरा हिंदू कहते हुए हिंदू को ठगने का काम जो है। और हमारे जो इतिहास पुरुष वाल्मीकि जी ने कैरेक्टर रचा एक रावण का, जो सीता जी को ठगने भगवा वेश में ही आया, डायरेक्ट आता तो नहीं ठग पाता। और तुलसीदास जी ने कैरेक्टर रचा कालनेमी का, हनुमान जी का रास्ता रास्ता भटकाने वो भगवा वेश में ही आया था श्री राम करते हुए। तो वो ऑलरेडी वो महापुरुष भविष्य त्रिकालदर्शी थे, दिखा चुके थे कि तुम्हें ठगने कोई भगवा वेश में ही आएगा। इस बात को समझ लेना, क्योंकि जो भगवा वेश में नहीं है वो तो शत्रु हमको दिख रहा है कि वो शत्रु है, उससे मुझे लड़ना है। कांग्रेस जब सत्ता में रहती है, हिंदू बहुत ज्यादा वाइब्रेंट रहता है, बहुत प्रेशराइज किए रहता है, इसलिए वो सच्चर कमेटी बना के भी लागू नहीं कर पाती। भाजपा जब आती है तो वो काशी के मंदिर भी तोड़ देती है, हिंदू वाह वाह करता है, वो सच्चर कमेटी भी लागू कर देती है, और वो हिंदुओं को ठगते हुए रोहिंग्या को फ्लैट भी दे देती है। आप सोच नहीं, रोहिंग्या को फ्लैट अगर कांग्रेस दिया होता तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या करते। ये तो जबरदस्ती आम आदमी पार्टी पे डाल रहे थे, जबकि हरदीप पुरी का खुद का ट्वीट है तब ये झूठ बोल रहे थे। तो सोचिए ये क्या करते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जितनी हिंदू हितैषी है, सत्ता में वो उतनी हिंदू विरोधी हो जाती है। चलिए फिर मोरल ऑफ द स्टोरी लाया जाए इनको विपक्ष में, क्या कहेंगी? आपको निकलना है क्या? हमारा तो एक वोट है दीदी, जनता इनको सबक देगी। हम कौन होते हैं? हमारा एक वोट है, हम घर से नहीं निकलेंगे वोट देने, हम नोटा पे वोट दबा। हम अपने स्थानीय स्तर पे, जैसे इसमें क्या हुआ आप देखिए, इसमें स्थानीय स्तर पे अच्छे कैंडिडेट हमारे पूरे इलाके से, एक जो भाजपा के जीते हैं नरेंद्र चावला है, पहले वो पार्षद थे, अब उनकी पत्नी, बेहतरीन इंसान है भाजपा का। तो जनता ने 3 सीट पे आम को जिताया है, लेकिन 1 सीट उनकी पत्नी को जिताया है। बहुत बेहतरीन इंसान, और वो मेरे पार्षद होने के कारण नहीं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और मित्र के कारण नहीं कर रहा हूं, हर आदमी का काम कराने वाला। अब सत्येंद्र जैन के इलाके में आम आदमी, सत्येंद्र जैन के कलेक्टर के कारण लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। तो दिल्ली में कैंडिडेट देख के वोट दिया गया है। मीनाक्षी लेखी को सजा देना ये बहुत बड़ी बात है। इतना एरोगेंस है उनके अंदर। जब वो नेता भी नहीं थी, मैं नई दुनिया में था, ये जो ली मेरिडियन होटल में मुझे बुलाया एक दिन और बोली तुम पे केस करूंगी, तुमने जो हमारे एक क्लाइंट के खिलाफ खबर लिखी है। मैंने कहा मैम आप कर लीजिए, आलोक मेहता जी एडिटर थे हमारे। मैंने कहा आप कर लीजिए। फिर मुझे कहती हो तो तुम बड़े चतुर, क्लाइंट का नाम नहीं दिया लेकिन ऐसा लिखा है कि दिख जाए, तो एक बार जो है तुम थोड़ा सा स्पष्टीकरण ही छाप दो। मैंने कहा आपने धमकी दिया है ना, अब कुछ नहीं छपेगा, जो करना है कर लीजिए आप। ये तो उस जमाने से एरोगेंस है, वो उस जमाने से मैं बता रहा हूं, तब तो वो भाजपा की नेता भी नहीं थी। इस एरोगेंसी को जनता ने, तो अब जनता स्थानीय स्तर पे नेता चुनने लगी है, जैसे मुस्लिम करता है। आप देखिएगा मुस्लिम कभी भी अपने वो प्राइम मिनिस्टर नहीं देखेगा, स्थानीय स्तर पर कौन अमानतुल्लाह खान उसको काम आ सकता है, कौन दंगे में काम आ सकता है, कौन दंगा में छुड़ाने में काम आ सकता है। मुस्लिम वोट इतना टैक्टिकल होता है कि वो अपना विधायक, अपना सांसद बनाता है। यहाँ हम विधायक का नाम हमें नहीं मालूम, सांसद का नहीं, हम मोदी जी को वोट करते हैं। अब वो क्या है, घोड़ा नंबर 4 हो गया, घोड़ा नंबर 6 हो गया,
मोदी जी भी उसको घोड़ा की तरह यूज कर रहे हैं, और वो कहता है तुम तो मोदी के नाम पे वोट दिए हो, अगली बार मेरा टिकट रहेगा या नहीं, हम तुम्हारे काम नहीं करेंगे। हिंदू हर जगह से ठगा जा रहा है। हिंदू लोकलाइज होकर वोट दे, बिल्कुल लोकलाइज होकर वोट दे। ये इस बार दिल्ली इलेक्शन में ये दिखा है, हिंदू ने लोकलाइज होकर वोट दिया है। अच्छे कैंडिडेट भाजपा के भी जिताए हैं, अच्छे कैंडिडेट आम आदमी के भी जिताए हैं, और कांग्रेस का तो मुस्लिम ही वोट है, उसका तो पूरा खेल ही मुस्लिम है। बहुत सटीक आपने विश्लेषण किया, बहुत सटीक विश्लेषण किया आपने। और अब पता नहीं सुनेंगे कि नहीं, जिनको सुनना चाहिए, पर मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि चाहे नौटंकी करें आम आदमी पार्टी, चाहे नौटंकी ही करके हिंदू इश्यूज को उठाना शुरू करे, वो भी इकोसिस्टम बदलने में मदद करेगा। क्योंकि भाजपा को ये जो गलतफहमी है कि हम अकेले हिंदू हितों के ठेकेदार हैं और टीना फैक्टर हमारे अलावा तुम जाओगे कहाँ, और अगर आम आदमी पार्टी को ये अकल आ गई और उन्होंने वाकई उठाने शुरू कर दिए, देन भाजपा रियली हैज अ टफ फाइट ऑन इट्स हैंड्स फॉर द 2024 इलेक्शन ऑल्सो, क्योंकि सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी और कोई केजरीवाल जैसा ही पीएम कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। देखिए जनता के पास ना एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। बिल्कुल ऑप्शन देखिए, जनता के साथ समस्या ये हो रही है। और जो राजीव गांधी तक मैं कहूंगा, जो कांग्रेस कभी भी हिंदू विरोध में नहीं उतरती थी, मुस्लिम तुष्टीकरण भले करती थी, कभी भी आप देखेंगे हिंदू विरोध में कभी न इंदिरा गांधी नहीं न राजीव गांधी। अब वो जो सोनिया की कांग्रेस है वो तो टोटली हिंदू विरोधी है। सोनिया राहुल की कांग्रेस, राहुल गांधी का जितने सलाहकार हैं सब लेफ्टिस्ट हैं। जयराम रमेश प्योर लेफ्टिस्ट है। प्रियंका वाड्रा का जो सलाहकार है वो संदीप, जो जेएनयू का पहले आयशा का था, वो आयशा का, सब लेफ्टिस्ट है। पर संदीप जी, अगर जयराम रमेश का अगर आप कहें भले ही लेफ्टिस्ट हो, पर मुझे मालूम है जब हम गंगा बचाओ आंदोलन में या यमुना बचाओ आंदोलन में, और तब जब जयराम रमेश एनवायरनमेंट मिनिस्टर था, कसम से उस वक्त जो उस व्यक्ति ने जिस सेंसिटिविटी से हमारी इस अभियान का संज्ञान लिया, जो कंसेशंस मिले, वो जो 135 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हुई गंगोत्री से कि यहाँ कोई डैम नहीं बनेगा, एक कमीशन लोहारी नागपाला डैम को डिसमेंटल किया, इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहला उदाहरण था। और जयराम रमेश के पास आप हक से जा सकते थे। गंगा बिल्कुल हिंदुओं की नदी मानी जाती है, मेधा पाटकर वगैरह लेफ्टिस्ट नदी नर्मदा को मानते थे, परंतु मुझे याद है उन 8-10 वर्षों में जब मैं गंगा अभियान के साथ बहुत करीबी से जुड़ी रही, जयराम रमेश का जो काल था, आई वुड से इट वाज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। आप वो ठीक कर रही हैं, लेकिन एज ए पार्टी मेंबर वो जो सलाह दे रहे हैं ना राहुल गांधी को, हाँ वो तो है। असल में क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा वो बुद्धिजीवी बन जाए, लेफ्ट माइंड का बन जाए, वो जो अपने लीडर को सलाह देगा वो मार देगा, लीडर को खराब कर देगा। नहीं संदीप, मैं बताऊं, कांग्रेस प्रेशर से बदलती है। इट्स वेरी, इनके जितने भी मिनिस्टर हैं, अगर इनके पास आप इशू को लेके जाओ, और हिंदू गए नहीं ना उस हक से कांग्रेस के पास, पर अगर आप इश्यूज के ऊपर जाओ तो वो सुनते हैं। भाजपा को लगता है कि हम इतने ज्ञानी हैं कि हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, और अगर हमारा कोई वेल विशर है संदीप देव जैसा, उसकी तो बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी हिंदू हितों की बात कहता है और हम जरा थोड़े शैडो में आ जाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। कांग्रेस का कोई मिनिस्टर इतना एरोगेंट नहीं, मिनिस्टर नहीं था, मैं तो राहुल के हित की कह रहा हूं कि उसको जो गलत, असल में वो कोटड़ी जो है ना कांग्रेस की, वो अपने लीडर्स को अपने हिसाब से जो चलाती है। लीडर अगर समझदार हो तो बहुत बड़ी बात है, इंदिरा गांधी जैसा। लीडर समझदार ना हो तो आप देखते हैं कि एनएसए बना के और सोनिया से क्या क्या लागू हो गया, करवा दिया गया सब पूरा लेफ्ट का। अच्छा, सोनिया से ही आम आदमी पार्टी लॉन्च करवा दी गई एक तरह से। आप देखिए एनएसए की बैठक में केजरीवाल और सोनिया साथ बैठते थे, बिल्कुल, और
तो ये जो खोपड़ी, ये जो दिमाग होता है जो जमीन पे नहीं होता और जो बिल्कुल ही ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करता है, वो उनका सत्यानाश करता है। लेकिन कांग्रेस के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने पाप कांग्रेस ने किए हुए हैं वो परिणाम तो उनको भी भुगतना ही है, बचना तो है नहीं उनको। लेकिन हाँ ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनका वोट क्या है वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए हम लोगों को। और ये मैं कहूंगा कि धीरे धीरे अब गुजरात में कल भाजपा ही जीतेगी, जीतना ही चाहिए वहां, क्योंकि वहां से प्राइम मिनिस्टर हैं, सारी इंडस्ट्री वो वहां ले जा रहे हैं, सारे बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष वो वहीं ले जाते हैं, तो वो जीतना ही चाहिए उनको। और प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री दोनों वहां से हैं। हिमाचल वाला स्थिति जो है वो नेक टू नेक फाइट का लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी शायद निकल जाए हिमाचल से। हालांकि बीजेपी का जो वर्कर है और जो एबीवीपी बीजेपी के वर्कर्स हैं वो खुद ही नाराज हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें दे दिया जो हमसे बात ही नहीं करता, हमसे मिलता ही नहीं। तो कई वर्कर्स, काफी सारे वर्कर्स, और वो जो मैं उनसे बात किया हूँ कि जैसे वहां का वीरभद्र बोलते हैं, जो मैं आपको भाजपा का कार्यकर्ता, ऑफिशियल कार्यकर्ता बताता हूँ, राजा साहब, वीरभद्र राजा थे शायद, राजा साहब के पास कोई भी काम कहिए काम हो जाता था। ये तो हमें मिलने का ही समय नहीं देते, ये स्थिति है। तो इस वजह से भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी हिमाचल में भी दिख रही है, और हिमाचल को नड्डा ने खराब किया हुआ है। नड्डा अपने बेटे के लिए, मतलब उपचुनाव जो हारे हैं, ऐसा कैंडिडेट जो जीतता था लगातार, उसको हटा के अपने बेटे को, ताकि वहां का युवा खत्म होगा तभी तो इनका बेटा आगे बढ़ेगा। नड्डा ने अपने बेटे के लिए पूरा हिमाचल भाजपा खराब कर दिया है, तबाह कर दिया है। ये आपको भाजपा का कार्यकर्ता बताएगा और कोई नहीं। एबीवीपी का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता, संघ के लोग आपको बताएंगे कि हमारी क्या हासिल की हुई है, बाहर वो ना बोले खुल के। तो हिमाचल का भी वही है कि कार्यकर्ता की नाराजगी जो है, और खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में जब से भाजपा आई है, सबसे बड़ा मुसलमानों का वो बेल्ट होता जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन बाहर से घुसपैठी है जो बस रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल में। आप आंकड़े ले लीजिए, कांग्रेस शासन में नहीं, भाजपा के शासन में बस रहे हैं। तो वो भी एक फैक्टर वहां काम करता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी इतनी तेजी से डेमोग्राफिक इन्वेजन बढ़ोतरी हुई है, और इनकी मिली भगत के साथ, क्योंकि वहां तो आप जमीन खरीद ही नहीं सकता बाहरी व्यक्ति, मैं नहीं खरीद सकती उत्तरांचल या हिमाचल में जाके। वहां के कानून एज एन आउटसाइडर डू नॉट अलाउ मी टू बाय लैंड। ये खटाक से खरीदे जा रहे हैं, और बिजनेसेस पे इतनी ज्यादा पकड़ इनकी हो गई है उत्तरांचल में और देवभूमि में। तो पूरा देखिए, अब यहाँ से हरिद्वार जाइए, सारे होटल उनके पास है, नाम होगा शिव होटल, विष्णु जो होटल, नाम सारे होटल उनके पास है। उत्तराखंड और हिमाचल में जिस रेशियो से मुस्लिम बसे हैं, तब से मुझे भाजपा से डर लगने लगा कि ये पार्टी तो मतलब होता नहीं, कांग्रेस बसाती थी तो ये मेरे वोटर हो जाएंगे, उस प्रक्रिया में चल रही है। मतलब कांग्रेस से ये जरा भी अलग नहीं है। पर कांग्रेस वोट तो ले लेती थी, इनको वोट भी नहीं मिलता, गाली मिलती है। अब वही बात है, ये विश्वास, अच्छा, इसीलिए तो इन्होंने नारा दिया है सबका विश्वास के साथ। बागान सारे उस एरिया में, ऑर्चर्ड सारे ट्रांसफर हो चुके हैं इनके हाथ में। बिजनेसेस इतने सारे, नॉट जस्ट सर्विस सेक्टर, इतनी बड़ी मात्रा में स्ट्रेटेजिकली जाके गांव गांव में इन्होंने सेटअप किए हैं बिजनेसेस, दुकानें, शादियां की हैं, वही जो वुम जिहाद और जमीन उसके माध्यम से ले रहे, और ये बैठे रहे, सोए रहे। तो नहीं, खुल के कर रहे हैं, ये खुल के कर रहे हैं। और इनको लगता है कि इस टैक्टिक से क्या होता है, नकली जो कॉपी होता है ना, आप चोरी के लिए भी अकल चाहिए होता है। कांग्रेस ने जो किया मुस्लिम वोट के साथ और लंबी 67 साल सत्ता पाई, ये वही सोच रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूल जा रहे हैं कि अब हिंदू ज्यादा जागरूक है। उसके बाद तब जागरूक के अलावा साधन है जानकारी के, जानकारी के अलग अलग साधन है। अब राजीव गांधी थे, राजीव गांधी ने सलमान रुश्दी की किताब रोक दी, आज कोई भी निकाल के पीडीएफ में पढ़ लेगा, सीधी सी बात है। इंदिरा गांधी बैन करती थी, अब कोई भी निकाल के पढ़ लेगा। हमें आज आपको एक और बात बताऊं, अब मैं कभी बताऊंगा, मैं अपने आप को बहुत अच्छा, मतलब पत्रकारिता में मैंने अच्छा किया। मुझे अभी तक वाजपेयी एरिया में नहीं मालूम था कि राम सेतु तोड़ने के लिए वाजपेयी जी ने भी बजट दिया था 3500 करोड़।
मुझे आज तक नहीं पता था। जब मैं संसद के वो प्रोसीडिंग दस्तावेज देख रहा हूं तो यशवंत सिन्हा ये मंत्री थे, वित्त मंत्री, वाजपेयी जी ने 3500 करोड़ राम सेतु तोड़ने के लिए दिया था, डीएमके के साथ समझौते थे इनके। तो आज आप फैक्ट नहीं छुपा सकते, वो दौर चला गया, सब नंगे हो जाते हैं और सबकी हवा ऐसे पंक्चर करता है सोशल मीडिया। और ये तो एक तो ये है ना मेटा फैक्ट्स, जो बड़े बड़े फैक्ट्स हैं जो छुपे हुए थे, जो उपलब्ध आसानी से नहीं होते थे, एक तो वो लाने में। दूसरा, छोटे से छोटे गांव में कुछ घटना हुई तो तुरंत कोई ना कोई तो अपना स्मार्ट कैमरा लेके, स्मार्टफोन लेके आपको उसकी खबर पहुंचा देगा। और अगर एक उस खतरा आपको होगा, एक खतरा बढ़ रहा है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, गूगल और यूट्यूब के जरिए सरकार जो है, आपको आप देखेंगे कि नया जो लॉ लाया जा रहा है, तो सरकार भी अपनी डाल डाल पात पात, आपने ट्विटर वाला गेम देख लिया है कि बाइडेन ने कैसे ट्विटर का मिसयूज करके चुनाव जीता था। अब वो आके एलन मस्क जो है एक्सपोज कर रहा है सब। तो भारत में अब लॉ आ रहा है और भारत में भी स्वतंत्र रूप से बोलने में तकलीफ होने वाली है। आज आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, गूगल एक मिस फैक्ट करके इस तरह आएगा कि मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है, उसको चेक करेंगे यूट्यूब और इस पे, यानी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हमारे लिए, इस्लामियों के लिए नहीं होगी, उनके नहीं, हमारे लिए, कम्युनिस्ट के लिए नहीं होगी। उनके लिए तो उमर खालिद को आरोप मुक्त करवाते हैं, उसको वो जो अल्ट न्यूज वाला जुबैर है उसको जमानत दिलवाते हैं, उनके लिए थोड़े, हमारे लिए जी। तो उनसे प्यार मोहब्बत पर वोट तो नहीं मिलनी, केवल गालियां मिलनी है। चलिए, गालियां मिलके उनको वोट मिल जाता है। वो जितना गाली देते हैं, हिंदू फिरका था अंत में, यही तो है हमारे रक्षण तारनहार, उनकी गाली इनके लिए वोट का काम करता है। आप देख लीजिए, ये एकदम फैक्टर है। आप अभी देखिएगा, एकाएक आप ध्यान से नोट कीजिए, 2002 के दंगे कितने पुराने हो गए, आपने सब कवर किए हैं। एकाएक गुजरात चुनाव के एक दिन बीच में राजदीप सरदेसाई आता है, 2002 दंगा करना शुरू करता है, फिर अभी और आप पूरा सोशल मीडिया उबल पड़ता है और वोट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत टैक्टिकल तरीके से हम जो सोचते हैं राजनेता, देखिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुछ मामलों में बहुत ही सम्मान करता हूं। जब वो सुई लेने गए थे कोरोना का, तो उन्होंने कहा था उसका नर्स को कि नेताओं की चमड़ी बड़ी मोटी होती है, जनता नहीं समझती है। वो हर बार स्पष्ट कर चुके हैं कि हम क्या हैं, जनता नहीं समझती कि नेताओं की चमड़ी बड़ी मोटी होती है। फिर वो चुनाव के लिए जब वो हमला करते हैं, फिर बोलते हैं चुनाव के बीच तो कुछ फुलझड़ी पटाखे होते रहते हैं, जनता उसको रियल मान लेती है। वो खुद कह चुके हैं कि चुनाव के बीच में तो फुलझड़ी पटाखे होते रहते हैं और जनता उनको सही मान के हृदय सम्राट और समथिंग सम्राट, वो उनकी कोई गलती नहीं है, वो खुल के बोल चुके हैं। आते ही बोले जो हर नेता के अंदर जो कमजोरी है वही कमजोरी मेरे अंदर भी है। अब वो आदमी कितना साफ बोले भाई, इससे बड़ा कोई साफ नहीं बोल सकता भारत की राजनीति में। फिर भी अंधा अंधा बांटे रेपड़ी वाली कहानी है इनकी चल रही है, अंधे जो जिनको मैं मास्टर स्ट्रोकवादी कहता हूँ, ये तो इनकी गत है ना। वो बेचारा तो साफ बोल चुके, वो सब कुछ बोल चुके कि मेरी चमड़ी बहुत मोटी है, तुम्हें घुमाऊंगा, अपना समझते रहना। वो बोल चुके हैं। मैं उनको उतना दोष नहीं देता जितना मैं इन मास्टर स्ट्रोकवादियों को देता हूँ जो हिंदुओं को गुमराह करते हैं। वो साफ कर, उन्होंने खुद कहा हमने गुजरात में 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का लाभ दिया। अब वो बेचारा कह चुका भाई, आप इनको यहां बचाने। अच्छा, वो खुद मां के नाम चिट्ठी लिखते हैं अपना जन्मदिन पे, मोटे अक्षर में लिखते हैं अब्बास मेरा यार। अब आप अगर लिख देंगे तो आपको गाली गलौज भाजपा के समर्थक मास्टर स्ट्रोकवादी देंगे। अरे प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि अब्बास पे दुनिया चर्चा करे, वो खुद लिख रहे हैं भाई। वरना इतनी लंबी लेटर में इतना एक ही चीज बोल्ड अक्षर में लिखा गया, अब्बास मेरा यार। वो क्यों लिखा गया है? वो चाहते हैं कि दुनिया में मैसेज जाए कि हम इतने सेकुलर हैं कि मेरे घर में रह के अब्बास रहा है, मुझे तुम हिंदूवादी मत समझो। वो क्लियर कर रहे हैं। अगर आप लिख के हम प्रधानमंत्री की बात का ही प्रचार कर रहे हैं तो हमें गाली दे रहे हैं लोग। अब ये समस्या हो गई, तो क्या किया जाए? नहीं, वो तो चलिए देखिए, अब्बास के साथ यारी की जा सकती है अगर कोई विशेष व्यक्ति है अब्बास और उसमें कुछ विशिष्ट बातें हैं, परंतु जो इस्लाम को ये सर्टिफिकेट देते हैं, और कहां से, कौन सी कुरान पढ़ी है इन्होंने, कहां से इन्होंने इस्लाम का ज्ञान पाया है?
जो खुलेआम ऐसी बातें बखान करते हैं जो कोई मुल्ला मौलवी भी नहीं इतना झूठ बोल सकता इस्लाम के बारे में, कि तो पीस, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, सारे 99 के 99 के 99 मुझे नहीं लगता अगर मैं एक भी कोई पूछ दे वो कुरान उन्होंने पढ़ा भी होगा, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। पढ़ा है, मुझे वो तो दिखाई। ऐसे ही है, वो कुछ ना पढ़ा है, वो साफ दिख रहा है 99 नाम। अच्छा देखिए, आपको मैं इसलिए बताता हूँ, वो बुढ़िया की देखिए, कहानी जो ये लोग कुरान इज कहते, नॉट इजी टू पैगंबर साहब की जो अंडरस्टैंड। बुढ़िया की कहानी, सब झूठी कहानी, वो मोहन भागवत भी चलाते हैं, ये भी चलाते हैं, सब झूठी कहानी चलाते हैं। यही तो तो मैं कह पढ़ाई रही हूँ। देखिए, कुरान इन एनी केस इज अ वेरी फॉगी बुक। वो कोई आसान नहीं है। इट्स नॉट लाइक आप रामायण पढ़ रहे हैं, एक कहानी है, वो अपने वेग से आपको इट्स अ वेरी chaotically ऑर्गेनाइज्ड बुक। परंतु इस्लाम इज लॉट मोर देन दैट। पैगंबर जी की जीवनी है, उसके ऊपर ही कम से कम ये ज्ञान ले लेते कि किनको मुस्लिम्स अपना आइडियल मानते हैं। इनके तब सारे ज्ञान जफर सरेस वाला के थ्रू है इस्लाम के, और कोई ज्ञान नहीं। मैं साफ बोलता हूँ, कोई बकवास नहीं करता, सारा ज्ञान जफर सरेस वाला के थ्रू ही है, कोई ज्ञान नहीं। और इनके पास और भी डेलीगेशंस आती रही हैं। अब मतलब इसके जफर सरेस वाला मतलब उनका वही ग्रुप, अब हाँ, मतलब एक आदमी मतलब वो ग्रुप, उसके थ्रू और कोई ज्ञान। देखिए, मैं एक प्रोग्राम में था, मोहन भागवत जी ने कहा मेरा नाम भागवत है, मैं इस प्रोग्राम में गवाह हूँ, ना मैंने कभी भागवत पढ़ी न गीता पढ़ी, उतना ही जानता हूँ जितना कथावाचक ने बताया। अब लीजिए, ये तो क्लियर बात, अपने मुंह से कहा हुआ इन लोगों का बात है। गुरु गोलवलकर जी लिख के गए कि हमारे कोई भी ग्रंथ हमारा आधार नहीं होगा, गीता होता कुछ भी उनका आधार नहीं होगा, तो कैसे मान लें हम? नहीं। और याद है अडवाणी जी राम मंदिर के आंदोलन के वक्त बोले, खुल के बोले, मैं कभी मंदिर में नहीं गया, ना मैं मंदिर में जाने में विश्वास रखता हूँ। अरे आप राम मंदिर आंदोलन के लिए आए हैं, और दर्शन करने कभी वो रामलला के नहीं गए। ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट बोस्टिंग दैट। तो ये अनोखे लोग हैं, ना धर्म, ना मॉडर्न कुछ एथिक्स, नहीं। ना गजब गजब। चलिए, अब आए मैं तो हैं बहुत तो लेट हो गया, पता नहीं। और अगर हम अपने अपने काउंसलर्स के साथ, अपने अपने एमएलए के साथ दबाव बनाना शुरू करेंगे तो वो जरूर ऊपर तक भी पहुंचेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच संदीप भैया।